पुतिन भी जानते हैं कि भारत सही तरीके से और एक तरीके से बिना किसी फायदे नुकसान का आकलन करते हुए चाह रहा है कि रूस की तरफ से शांति की पहल हो, क्योंकि शांति की पहल रूस जैसे देश को ही करनी होगी, ज्यादा शक्तिशाली देश को करनी होगी। पूरे डिटेल्स भी उनसे लेने के प्रयास होंगे कि आखिर अगर ट्रंप की तरफ से कोई प्लान है, कोई बात कही जा रही है, तो उसमें क्या क्या अड़चने आ रही हैं। हालांकि अभी तो व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को सार्वजनिक भी कर दिया है कि उनको किन किन बिंदुओं पर आपत्ति है और किस तरीके से ये युद्ध आगे चलकर बंद हो सकता है। लेकिन जब इस स्तर पर पहुंच के ये हो रहा है तो इंडिकेशंस भी हैं कि जल्दी वाकई विश्व शांति देख सकता है। अगर पीएम मोदी कहते हैं कि बहुत जल्दी विश्व की चिंताएं दूर होंगी, तो वो बहुत जल्दी का दायरा दिनों महीनों में हो सकता है। निश्चित तौर पर यदि हम वर्तमान स्थिति को देखें रशिया यूक्रेन युद्ध की नज़र से, तो एक तो ट्रंप के को जब हम देखते हैं मध्यस्थ के रूप में, तो एक अविश्वास की स्थिति दिखाई पड़ती है दोनों नेताओं की तरफ से। मोदी जी को लेकर के एक विश्वास की स्थिति है, इसीलिए उन्होंने इतना कॉन्फिडेंट होकर ये आज स्टेटमेंट दिया है कि जल्द ही दुनिया को चिंताओं से मुक्ति मिलने वाली है, जो ये युद्ध से जुड़ी हुई सबसे बड़ी चिंता है श्वेता। और पेच कहाँ फंसा हुआ है, पुतिन जो जीते हुए इलाके हैं यूक्रेन के वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, दे आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। और दूसरा, वे चाहते हैं चुनाव हो जल्द से जल्द यूक्रेन में। वो जेलेंस्की को वहां का अब लेजिटिमेट लीडर नहीं मानते। और एक महत्वपूर्ण बिंदु ये कि उन्हें रिटर्न में गारंटी चाहिए कि उनके आसपास नाटोफिकेशन ना हो और विशेषकर यूक्रेन नाटो का मेंबर ना बने। यही वो बिंदु है जिससे युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो मुझे लगता है कि, और जेलेंस्की के अपने कुछ बिंदु हैं। जेलेंस्की चाहते हैं रशिया पीछे हट जाए, वो सारे जीते हुए क्षेत्र छोड़ दे और जेलेंस्की एक वॉर हीरो के रूप में इमर्ज होकर सामने आए, जो अब आज की स्थिति में पॉसिबल नहीं है। पर आपने बिल्कुल सही बात कही, कहीं ना कहीं शुरुआत रूस को करनी पड़ेगी, बड़प्पन का एक परिचय भी देना होगा। और लगता है धीरे धीरे ये जो फेज 2 से जुड़ी हुई पेचीदगियां हैं, इसमें भारत हो सकता है अपनी एक पॉजिटिव भूमिका निभाए और बिना ढिंढोरा पीटे निभाए और बिना अपने आप को असर्ट, मतलब बिग ब्रदर बन के आप नहीं, बल्कि आप एक ब्रदर बन के कर रहे हैं केवल। और ये चीजें रविंदर जी, जो ये चीजें डिप्लोमेसी में भी अपना इम्पैक्ट, अपनी छाप छोड़ती हैं। ओह एब्सोल्युटली। और आप जो ये शब्द यूज कर रही हैं वेरी राइटली कि बिना ढिंडोरा पीटे अपना, राइट। वंस अगेन बात यह कि भारत की जो छवि है दुनिया में स्टेबल शांत अप्रोच की, और ऐसे में यस रशिया को भी बैक चैनल्स चाहिए। अभी हम कह रहे हैं कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच में बैक चैनल्स हैं, व्हाई नॉट अमेरिका और इंडिया के बीच में भी हो रही होंगी। उनका भी स्टेट डिपार्टमेंट, हमारा फॉरेन ऑफिस एक अलग लेवल पे इस मुद्दे को लेकर के बातचीत चल रही होंगी। तो आने वाले वक्त में ये प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं, देखिए की यही है ना कि उन्होंने बहुत सही बात पकड़ी। कोविड के बाद से दुनिया उखड़ी पड़ी है। कोविड में उखड़ी, यूक्रेन वॉर में उखड़ी, गाजा वॉर में उखड़ी, और अब ट्रंप के आने से भी कुछ कुछ दुनिया उखड़ी है, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो होप जाहिर करी कि मैं होप करता हूं कि आने वाले समय में जल्दी दुनिया चिंता मुक्त हो। ये चिंताएं जो है मल्टीपल डायमेंशंस की चिंताएं हैं, सबकी और हमारी भी, राइट। इकोनॉमी को लेके, ट्रेड को लेके, एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, क्लाइमेट चेंज की आपस में ही इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो इन बड़े चैलेंजेस को कैसे हैंडल किया जाएगा। जहां तक रही बात ये वॉर के असली में रुकने की, फिलहाल यस कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टीपल इश्यूज हैं, जैसे हमारे सारे कोलीग्स और आप हम कह रहे हैं। पहली बात तो इस समय पुतिन कहते हैं कि ठीक है जो भी एग्रीमेंट होगी उस पर साइन होगा, बट लेजिटिमेट लीडर होना चाहिए यूक्रेन का। जेलेंस्की की टर्म, प्रेसिडेंट की टर्म 1 साल पहले आई थिंक करीब खत्म हो गई है, और क्योंकि इलेक्शन करवा नहीं सकते, वॉर में इलेक्शन हो नहीं रही। अब अगर रशिया उस पोजीशन पे अटका, देखिए रशिया देख रहा है कि इस समय वो उसका हाथ ऊपर है, उसका हाथ हावी है, रशिया को नुकसान हो रहा है नो डाउट, बट रशिया की जो साइकी है, इनकी जो मिलिट्री साइकी है, जनरल साहब बहुत अच्छा जानते होंगे, ये अनलिमिटेड लॉसेस लेने की क्षमता रखते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया के करीब 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए थे। 3 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ सिविलियन थे और 1 करोड़ करीब इनके सोल्जर्स मारे गए थे। तो रशिया उस तरह की अपने में डीप स्ट्रेंथ रखता है। तो रशिया कंटिन्यू कर रहा है ग्राइंडर की तरह, लेता रहेगा और इंच बाय इंच एडवांस करता रहेगा। रशिया का एक और ऑब्जेक्टिव है कि सारे प्रोसेस के थ्रू यूरोप को
भी पीछे धकेलना, क्योंकि यूरोप वहां एग्रेसिव हो रखा है। नाराजगी तो दरअसल शुरुआत ही वहीं से हुई थी Yes. कि किस तरीके से यूरोप आगे बढ़ना चाहता था और नेटो का जो रोल रहा है। जो लेकिन बार-बार हम कह रहे हैं ना कि एक और चीज सर, अगर एक प्रधानमंत्री में इतनी मतलब इतनी सहजता आई इस तरह की बातें और कहीं भी बोल देने की प्रेसिडेंट पुतिन को, तो उसके पीछे जो वो उन्होंने जिक्र किया ना कि 25 साल से आप, मतलब हमारे रिश्ते भी हैं, 25 साल से मैं आपको जानता भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। And Putin देखिए, was smiling. ये हाँ। एक और प्रेसिडेंट पुतिन भी अगर आप देखें तो बहुत स्माइलिंग उसको लिया। देख रहे हैं, मतलब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी। श्वेता, मैं ये कहना चाह रहा था इस टाइम पे कि देखिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि वो जेलेंस्की जो है उनको बैकफुट पे कैसे ले जाया जाए। उनको बैकफुट पे करने की स्ट्रैटेजी यही है कि भाई यू आर नोबडी, कि आप कुछ है ही नहीं, आप तो इलिसिट है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इस इमरजेंसी है उस कंट्री में, इलेक्शन नहीं हो सकते, ये सिर्फ उनको मार्जिनलाइज करने की, बिकॉज इसमें स्टम्बलिंग ब्लॉक कौन है? जेलेंस्की है, ना कि यूक्रेनियन पॉपुलेशन। कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट पुतिन और अमेरिका और रशियंस को अब ये पूरा है कि जो पॉपुलेशन है कितनी भी एंटी हो, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स यूक्रेन में समझ चुके हैं कि देश का बहुत नुकसान हो रहा है और जेलेंस्की से छुटकारा पाओ। दूसरा स्टम्बलिंग ब्लॉक कौन है? यूरोपियन लीडर्स, ना कि यूरोपियन पॉपुलेशन। पोलिश लीडर ने कल, पोलिश के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि जेलेंस्की हैज ऑलरेडी प्लेड, मतलब वो सीमाएं पार कर चुका है, अब बंद करो भाई, मतलब ऑलमोस्ट ही वांट्स टू से कि बंद करो, बिकॉज इकोनॉमिकली पोलैंड भी सफर कर रहा है। तो पोलैंड, इंग्लैंड सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, और फ्रांस और जर्मनी जो स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं थे, अब नए स्टम्बलिंग ब्लॉक आए हैं, बिकॉज जर्मन डिफेंस इंडस्ट्री को धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिल रहे हैं साहब, और अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री को अगले 10 साल के लिए नाटो से और इन सब से ऑर्डर्स मिल चुके हैं, एडवांसेस जा चुके हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई कंट्री इन्फ्लुएंस कर सकती है यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को, पर्टिकुलरली फ्रांस को, बिकॉज फ्रांस के प्रेसिडेंट इनमें सबसे ओल्डेस्ट है, अगर आप देखें वो दूसरे टर्म में है, और जो चांसलर हैं जर्मनी के उनकी फर्स्ट टर्म है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के वो भी 1 साल से 1.5 साल से, तो वो ओल्डेस्ट लीडर हैं। और मेरा मानना यह है कि वो जो इनविजिबल हम बात करें, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो रोल, जो इंडिया का रोल बैक चैनल पे हो सकता है, वो एक यही है कि वे किसी तरह से फ्रांस को मनाया जाए और फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड को इन्फ्लुएंस करे कि पीस नेसेसरी है, इससे ज्यादा और नुकसान नहीं झेल सकते। क्विक कहना है, एब्सोल्युटली, पर देखिए हर देश अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है। फ्रांस कहेगा मैं क्यों करूं, पर हमारे पास लीवरेज है फ्रांस को लेके। एक मिनट हमारे पास लीवरेज है। हम अगर गेम खेलें कि हम राफेल नहीं लेंगे या हम आपको राफेल डील देंगे, तुम ये करो, अदरवाइज कौन करेगा? फ्रांस क्यों करेगा आपके लिए? देखिए बात सुनिए, हर चीज जो है ना इस तरह नहीं देखी जा सकती। कुछ चीजें ऐसी होगी सर। देखिए कुछ चीजें, देखिए ये ट्रम्पिज्म नहीं है, ये ट्रम्पिज्म ही है सर। देखिए हर देश इस समय इंटरेस्ट देख रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंड हमारे रिश्ते राफेल से इतने, मतलब जरूर है, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि हम उसको एक बार्गेनिंग चिप पे ले आए। राफेल ऑलरेडी हमारे पास, अगर हम अभी रूस भारत पर ही रहते हुए जो खास बातचीत, जो एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत व्लादिमीर पुतिन के साथ आज तक की हुई, उसमें भारत और रूस के संबंधों के बारे में उन्होंने बात की। भारत के साथ उन्होंने कहा कि हमारे संबंध बहुत अहम है और आपसी सहयोग हमारे लक्ष्यों की गारंटी है। 7 दशकों की ये दोस्ती है। दोस्ती हिंदी का शब्द है और वहीं रूसी भाषा में इसको द्रुज़बा कहते हैं। तो ये जो दोस्ती द्रुज़बा वाला पूरा मामला है, इसको आप आज के दौर में कितनी ताकत इस दोस्ती में देखते हैं भारत और रूस के बीच में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में? दरअसल दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और वक्त के साथ इसके बदलने की रफ्तार तेज होती जा रही है। ये बात सब जानते हैं। नए समीकरण और नए पावर सेंटर बन रहे हैं। इन समीकरणों पर प्रभाव डालने वाली शक्तियां भी समय के साथ बदल रही हैं। ऐसे हालात में दुनिया के महान देशों के बीच स्थिरता बेहद जरूरी है। ये बहुत जरूरी है और विश्व के लिए ये स्थिरता विकास की आधारशिला की तरह है, चाहे ये 2 देशों के बीच का मामला हो या फिर पूरे विश्व से जुड़ा।
इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे संबंध बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये न केवल हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम है, बल्कि हमारे पारस्परिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर हमारा आपसी सहयोग हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार और देश के सामने कई लक्ष्य रख चुके हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है। हम जब भी मिलते हैं वो हमेशा मुझसे कुछ न कुछ नया करने को लेकर बात करते हैं। उनकी सोच काम को लेकर बेहद व्यवहारिक है। готов буду перечислить. Поэтому у нас очень много практических направлений взаимодействия. तो भारत के साथ रिश्तों को लेकर जो व्लादिमीर पुतिन ने कहा वो आपने सुना। सुमित, हैदराबाद हाउस में बातचीत की शुरुआत हो गई है। बातचीत की शुरुआत से पहले जरूर रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा हुई और एक तरीके से उस पर ही हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो वहाँ पर बात होनी है ये तो एक हिस्सा है। ठीक है, भारत की राय रूस भी जानता है और रूस बार बार वो भी कहता है कि हाँ हम भी अब युद्ध खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन जो बाकी चीजें हैं अब यहां से उस बातचीत का सिरा शुरू होगा। सुमित, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सारी दौरे का 30 घंटे के दौरे का जो अब लबुलबाब है या फिर जो ऑफिशियल चीजें हैं वो यहीं से हैदराबाद हाउस से ही उसको आधिकारिक रूप से आप कह सकते हैं अमली जामा पहना जाएगा, उसको आधिकारिक रूप से पेपर पे लाया जाएगा और वो सारी चीजें होंगी। चाहे वो रक्षा क्षेत्र की बात कर लीजिए आप, चाहे वो बात कर लीजिए S-400 की नई बैटरीज की बात कर लीजिए, यूनिट्स की बात कर लीजिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर लीजिए, आप स्पेस की बात कर लीजिए, रॉकेट इंजन की बात कर लीजिए, आप कह सकते हैं कि आप इकोनॉमी की बात कर लीजिए। कई ऐसी महत्वपूर्ण बात होंगी जिनको लेकर आपसी सहमति होगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट अब से कुछ वो घंटे हैं, यानी करीबन 8 से 9 घंटे हैं श्वेता, जिसमें ये सारी चीजों को आप रेखांकित कर कर पेपर पे लाएंगे और फिर उसको लेकर दुनिया भर को बताएंगे कि हाँ देखिए भारत और रूस अब एक नए आयाम पर एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दोनों की साझेदारी कितनी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए अब का जो वक्त है वो अब ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है। भारत को भी कई चीजों को बदलना है, भारत भी टेक्नोलॉजी चाहता है, भारत भी लगातार कई ऐसी चीजें चाहता है जो रूस के पास है। रूस भी ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर लीजिए, आप जो एक्सपीरियंस हमारे पास डिजिटल इकोनॉमी का है उसकी बात कर लीजिए या दूसरी चीजों की बात कर लीजिए, वो एक्सपीरियंस भारत से लेना चाहता है। तो ये दोनों तरीके से होगा, वाइस वर्सा होगा। हम लगातार काफी लंबे समय तक देखते रहे श्वेता कि हमारा जो किसी की दूसरे देशों के साथ जो संबंध रहता था वो एक बाइंग नेशन के तौर पर रहता था। हम उनसे सामान खरीदते थे, लगातार वो हमें सामान बेचते थे और उसके अंदर हम कोई बड़ा बदलाव नहीं देखते, उससे तरक्की नहीं होती। लेकिन अब वो बाइंग नेशन से बिल्डिंग नेशन की तरफ हम जा रहे हैं, यानी अब हम अपने चीजें बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई हथियार रूस हमको दे रहा है तो उसके जॉइंट वेंचर हम यहां पर करें, हम भी दुनिया को भेजें। वो हमने फिलीपींस में किया ब्रह्मोस को लेकर। और यही वजह है कि जब आप एनजी की बात करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस की बात करते हैं, आप SU-30 की बात करते हैं, आप नई फैसिलिटीज की बात करते हैं, तो उन सब के अंदर भारत की भूमिका क्या रहेगी, भारत के लोगों को स्किल कैसे मिलेगा, भारत के लोगों को वो टेक्नोलॉजी कैसे मिलेगी, इन्हीं बातों के ऊपर सहमति बननी है। वो कैसे किस स्टेज में किए जाएंगे, कितने वक्त में किए जाएंगे और उसकी रूपरेखा क्या होगी, आज उसी को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी। और ये भी बातचीत होगी कि आने वाले वक्त में दोनों एक साथ और दूसरे प्लेटफॉर्म पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं।